जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान का क्लास नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग भाग 1 और भाग 2 अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 के बारे में, जिसमें मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। सबसे पहले इसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 कहता है इसमें राज्य की परिभाषा। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दिया गया है। किसकी परिभाषा दिया गया है? राज्य की परिभाषा दिया गया है। अब राज्य क्या है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आखिर राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दिया गया है, राज्य किसको कहेंगे, राज्य में कौन कौन शामिल है, तो देखते हैं। भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत आदि। भारत के भीतर या भारत सरकार के निर्माणाधीन अन्य सभी प्राधिकरण में जैसे हो गया वैधानिक निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनियां, सरकार, वित्तपोषी संस्थान आदि। इसको क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। राज्य कहने का मतलब जितने भी सरकारी चीजें सरकार से जितने भी संबंधित है, सरकार का आदमी कहने का मतलब जैसे सरकार के एसपी, डीएसपी, पुलिस, सरकारी विभाग, जितने भी सरकार से संबंधित सब मंत्रालय, सब जितने भी सरकार से संबंधित है, सभी वो किस में आते हैं? सभी राज्य में शामिल किए जाते हैं। जितने भी सरकारी सेवक है उसे क्या कहा जाता है? राज्य। कैसे नगर पंचायत, जिला परिषद, ये सब क्या हो? एक तरह से सरकारी सेवक हुआ। जितने भी सरकार के आदमी है सभी को किसमें शामिल किया जाता है? राज्य में शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या? अनुच्छेद 12 केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है। यदि कोई संस्था अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य मानी जाती है तो उसके विरुद्ध मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 12 जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है। यदि कोई संस्था अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य मानी जाती है तो उसके विरुद्ध मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। अब है अनुच्छेद 13। तो याद रखना अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दिया गया है? राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया गया कोई भी कानून अमान्य होगा। संविधान लागू होने से पहले के ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है वे उस सीमा तक स्वतः निष्प्रभावी हो जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे ही संविधान लागू हुआ था उस समय के कानून के अनुसार, अगर उस समय का जो भी कानून हो संविधान लागू होने से पहले अगर वह कानून मौलिक अधिकारों के विरोध है तो वह स्वतः क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी, मतलब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। मतलब कहा गया अनुच्छेद 13 में संविधान लागू होने से पहले उस समय के जो कानून है अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो वह स्वतः ही क्या हो जाएंगे? निष्प्रभावी हो जाएंगे जैसे संविधान लागू होगा। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद अगर संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो वह क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य हो जाएंगे। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक आधार अनुच्छेद 13 में है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकते हैं। याद रखना अनुच्छेद 12 में किसकी चर्चा है? राज्य की चर्चा है। अनुच्छेद 13 में क्या कानून क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। कानून अमान्य कहने का मतलब अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह कानून क्या हो जाएगा? अमान्य होगा। उसके बाद है
उसके बाद देख लेते हैं भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। कहा गया अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष, समक्ष मतलब कानून के समक्ष जितने भी व्यक्ति है कानून के नजर में क्या है, सभी समान है। कानून के नजर में क्या है, सभी समान है। परिचय देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण समानता संबंधी अनुच्छेद है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समान दर्जा देना तथा राज्य द्वारा समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष क्या है, समानता। कानून के नजर में सभी समान है, कानून के नजर में क्या है, सभी समान है। और सभी व्यक्तियों को जो समान परिस्थितियों में समान सम्मान देना, कोई ऊंच नीच नहीं, मतलब कानून के नजर में क्या है, कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति सभी क्या है, समान है। अनुच्छेद 14 के दो प्रमुख सिद्धांत क्या है, कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, किसी भी व्यक्ति को विशेष कानूनी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं कुछ संवैधानिक पदों को संविधान द्वारा सीमित प्रतिरक्षा प्राप्त है। स्रोत है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, ये जो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। याद रखना कानून के नजर में जो है सभी व्यक्ति क्या है, समान है, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, समान परिस्थितियों वाले सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान लोगों पर समान कानून लागू होगा, विभिन्न भिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए उचित एवं तर्कसंगत वर्गीकरण किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया है। महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, अर्थात देश में कानून सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। ये किसका कथन है, एवी डाइसी का कथन है। देश में कानून क्या है, सर्वोपरि है, मतलब सर्वोच्च है। अब उचित वर्गीकरण है, राज्य निम्न आधारों पर उचित वर्गीकरण कर सकता है, जैसे हो गया महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। यह वर्गीकरण भेदभाव नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। उचित वर्गीकरण का कहने का मतलब है अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद दिया गया है, जैसे कि कानून के नजर में सभी समान है, लेकिन महिलाएं, बच्चे सब अगर इसको जो है कुछ अलग से जो है सामाजिक न्याय व्यवस्था दी जाती है, जैसे हो गया महिलाएं के लिए महिला आयोग हो गया, बच्चों के लिए बच्चों सब के लिए अलग से दिया जाता है, तो ये सब क्या है, उचित वर्गीकरण, कुछ उसको आरक्षण दिया जाता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। तो याद रखना कानून के समक्ष समानता कहां से, ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 14 के अपवाद है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद एवं राज्य विधानमंडल न्यायाधीश। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही नहीं, कुछ मामलों में दीवानी कार्यवाही से पूर्व नोटिस आवश्यक। राज्यपाल, राष्ट्रपति के समान सीमित संवैधानिक संरक्षण प्राप्त। संसद एवं राज्य विधानमंडल, सदन में दिए गए भाषण में मतदान पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायाधीश, न्यायिक कार्यों के लिए विधिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो याद रखना है अगर कोई भी राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जो है उस पर जो है आपराधिक मामले और दीवानी मुकदमे नहीं किए जा आपराधिक मुकदमे नहीं किए जा सकते, जबकि दीवानी कार्रवाई करने से पहले नोटिस आवश्यक देना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 का एक अपवाद है कि राष्ट्रपति अगर कार्यकाल के दौरान है तो उस समय उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं किया जा सकता, उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं किया जा सकता। लेकिन
अगर दीवानी मुकदमा करना हो तो उसे सबसे पहले नोटिस दिया जाता है दीवानी मुकदमा करने के लिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के समान सीमित संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद संसद एवं राज्य विधानमंडल सदन में दिए गए भाषण में मतदान पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अब है न्यायाधीश, न्यायिक कार्यों के लिए विधिक संरक्षण प्राप्त। एग्जाम बूस्टर देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, ब्रिटेन इक्वलिटी बिफोर लॉ, अमेरिका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एवी डाइस। याद रखना रूल ऑफ लॉ, देश में कानून सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। क्या है? एवी डाइस। अब है भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का निषेध। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की प्रमुख बातें। अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). तो याद रखना है अनुच्छेद 15। सबसे पहले अनुच्छेद 15 में है किसी भी नागरिक के साथ, यहाँ पर क्या है, किसी भी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक है तो उसके हम धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 15 का 1, राज्य उपर्युक्त आधारों पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब आपको जस्ट ही समझाए से सरकार का जितना भी आदमी हो गया वो राज्य हो गया, पुलिस हो गया, एसपी, डीएसपी, ये सब कोई भी जो है किसी भी आधार पर जो है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 का 1। अनुच्छेद 15(2) में है कोई भी नागरिक दुकान, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, सड़कों आदि के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। अब कोई भी नागरिक, मान लीजिए कोई छोटा नागरिक है, मतलब छोटी जाति का है, तो उसको हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं देखना चाहते हैं, तो ये सब निषेध अनुच्छेद 15(2) के तहत है कि किसी भी नागरिक को जो है हम किसी भी चीज से वंचित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 15(3) में है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है महिला आयोग, बच्चों के लिए मातृ शिशु बनाया गया है। उसके बाद 15 के 4 में है सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी एवं एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते। जैसे एससी एसटी को जो है आरक्षण दे दिया जाता है कॉलेज सब में, वही जो है शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर शिक्षा में भी उसको विशेष सुरक्षा या फिर विशेष प्रावधान दिया जाता है। 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण हो गया। उसके बाद 15 के 6 में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान। 103वां संविधान संशोधन 2019। तो याद रखना है 15 के 1 में है राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15 के 2 में है कोई भी नागरिक दुकान, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, सड़कों आदि से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद 15 के 3 में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। उसके बाद 15 के 4 में है 15 के 4 में है शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है विशेष प्रावधान किए जाते हैं। उसके बाद शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, बड़े बड़े कॉलेजों सब में आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। उसके बाद 15 के 6 में है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 103वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद है भारतीय संविधान। उसके बाद क्या है
उसके बाद है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या फिर सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी नौकरी एवं सार्वजनिक सेवाओं को समान अवसर प्राप्त होगा। जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को सार्वजनिक सेवाओं का समान अवसर प्राप्त होगा। नियुक्ति केवल योग्यता और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर होगी। अनुच्छेद 16 के प्रमुख उपबंध क्या क्या है? 16 का एक है सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर मिलेगा। उसके बाद 16 के 2 में इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जनवंशन एवं निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद 16 के 4 में राज्य SC, ST एवं OBC जैसे पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। उसके बाद 16 के 4 का SC एवं ST पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान है। उसके बाद 16 के 4 के B में बैकलॉग वैकेंसी रिक्त आरक्षित पद को अलग से भरा जा सकता है। याद रखना है अनुच्छेद 16 का 1 में है सभी नागरिकों को क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। उसके बाद भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी आधार पर 16 के 2 में। उसके बाद 16 के 4 में SC, ST और OBC को नौकरियों में क्या मिलेगा, आरक्षण। तो इन सबको जो आरक्षण जो दिया जाता है अनुच्छेद 16 4 के ही तहत जो आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद 16 का 4 का A है SC एवं ST में प्रमोशन। उसके बाद 16 का 4 का B है बैकलॉग वैकेंसीज। एग्जाम बूस्टर में देख रहे थे सरकारी 16 में क्या, सरकारी नौकरी में समानता, 16 का 4 में आरक्षण और 16 का 4 का ए पदोन्नति में आरक्षण, 16 के 4 के बी में बैकलॉग वैकेंसी। अनुच्छेद 15 में शिक्षा में सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समानता। तो याद रखना 16 के 1 में समान अवसर, सभी व्यक्ति को नागरिक को क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। 16 के 2 में भेदभाव निषेध, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 के 4 में आरक्षण, SC ST OBC को आरक्षण मिलेगा। 16 का 4 में पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण हो गया। 16 का 4 का बैकलॉग रिजर्वेशन। उसके बाद है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 क्या कहता है, भारतीय संविधान अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करना अवैध एवं दंडनीय अपराध है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ हम अस्पृश्यता के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, छुआछूत बोलते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 17 की प्रमुख बातें क्या है, अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन, सार्वजनिक स्थानों पर सभी को समान अधिकार, मंदिर, विद्यालय, होटल, सड़क, कुएं आदि सभी स्थानों पर समान प्रवेश, किसी भी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार असंवैधानिक होगा। और जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित कानून जैसे हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अस्पृश्यता से जुड़े अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार रोकने हेतु बनाया गया। तो याद रखना है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, 1955 में। उसके बाद SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया, 1989 में। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1989 में, ST ST अत्याचार निवारण अधिनियम। उसके बाद आगे है अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, भारतीय संविधान समानता की भावना को बनाए रखने के लिए राज्य को किसी भी नागरिक को उपाधि देने से रोकता है।
तो कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे पहले के जमाने में कोई भी व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र राजा की उपाधि हो गया, सम्राट की उपाधि हो गया, ये सब सम्राट अशोक। अब जो संविधान बनने के बाद कोई भी व्यक्ति राजा महाराजा सम्राट ये सब कोई भी व्यक्ति जो है टाइटल नहीं लगा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल कोई भी नहीं लगा सकते हैं। उद्देश्य क्या है? समाज में विशेषाधिकार एवं उच्च नीच की भावनाओं को समाप्त करना। तो उद्देश्य क्या है इसका? उपाधियों का अंत करने का उद्देश्य है समाज में उच्च नीच की भावनाओं को क्या करना है? समाप्त करना है। अनुच्छेद 18 के उपबंध है। अनुच्छेद 18 का एक है, राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जितने भी राज्य है, भारत सरकार के आदमी है या फिर भारत सरकार के मंत्री सब है, किसी को भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) में है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 के 2 में कहा गया है, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। तो भारत का अगर कोई भी नागरिक है तो वह अगर विदेश से उपाधि लेना चाहता है, विदेशी राज्य से उपाधि लेना चाहता है, तो वह जो है किसी भी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। उसके बाद है 18 का 3 है, विदेशी नागरिक यदि भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद 18(4) में है, भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार, सम्मान या पद स्वीकार नहीं कर सकता। जितने भी भारत सरकार के करने वाले आदमी कोई भी कार्य कर रहा है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के बिना कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। कौन सी उपाधियां मान्य है देख लेते हैं, आखिर कौन कौन सी उपाधियां ले सकते हैं। इससे हो गया बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, ये सब जो है हम उपाधियां ले सकते हैं। शिक्षा से संबंधित जितने भी उपाधि है उस सबको हम ले सकते हैं। सैन्य सम्मान जैसे हो गया, परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र, ये सब सम्मान ले सकते हैं। एग्जाम बूस्टर है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत शैक्षणिक एवं सैन्य सम्मान योग्य है। शैक्षणिक एवं सैन्य सम्मान क्या है? योग्य है। विदेशी उपाधि स्वीकार करने पर प्रतिबंध है। विदेशी उपाधि स्वीकार करने पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध है। वन लाइनर रिवीजन में 18 का 1 में राज्य उपाधि नहीं देगा। राज्य उपाधि नहीं देगा मतलब उपाधियों का अंत है। उसके बाद नागरिक विदेशी उपाधि नहीं लेगा, कोई भी नागरिक विदेशी उपाधि नहीं लेगा। 18 के 3 में विदेशी नागरिक सरकारी पद पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। 18(4) में विदेशी सम्मान या उपहार राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। अगर विदेशी सम्मान लेना चाहता है, उपहार लेना चाहता है तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि उपाधि नहीं माने जाते। इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे जैसे भारत रत्न अमुक नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे। जय हिंद।